नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी के क्या मायने हैं भारत के लिए? क्या आप ये जानते हैं कि भारत का क्या रैंक रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस साल? इसके अलावा क्या स्कोर रहा था भारत का इस साल के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? और भारत किस तरह से परफॉर्म कर रहा है चाइल्ड वेस्टिंग में और चाइल्ड स्टंटिंग में? अगर आप इस बात का उत्तर नहीं जानते तो यह वीडियो पूरा जरूर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल आप इन प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे बल्कि आप जान पाएंगे कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है, फूड सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है और भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट ने किस तरह के स्टेप लिए हैं भारत में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये आर्टिकल डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था फूड सिक्योरिटी को लेकर, जहां पर कुछ इंटरनेशनल उदाहरण दिए गए थे। आज हम उन उदाहरणों को भी देखेंगे कि भारत उनसे क्या सीख सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में ना केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस के प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको ऑल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे ऑल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyias.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyias.com पे जाके। भारत इस साल 101 पोजीशन पे रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और कुल 116 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पिछले साल भारत का रैंक रहा था 94 और भारत इस साल इस पोजीशन से भी लुढ़क कर 101 रैंक पे पहुंच गया है। इस साल भारत का स्कोर रहा है 27.5, जो कि सीरियस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा भारत में चाइल्ड वेस्टिंग का रेट बहुत हाई रहा है और ये 1998 और 99 से भी ज्यादा रहा है। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग में डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा है। भारत में अभी भी 34.7 बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग के शिकार हैं। अब बात की जाए ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, तो इसे पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हाइव। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर है। पहला है चाइल्ड वेस्टिंग, जहां पे हम ये देखते हैं कि 5 साल से नीचे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट के मुकाबले उनका वेट कम है। ये एक तरह से अक्यूट अंडर नरिशमेंट को शो करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका अंडर नरिशमेंट, जहां पे हम ये देखते हैं कि भारत में कितनी प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं या ऐसी जनसंख्या है जो इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक लेती है। तीसरा पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग, जहां पे हम ये देखते हैं अंडर 5 कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है। अब इससे हमें यह पता लगता है कि क्रॉनिकल अंडर नरिशमेंट कितना है भारत में। और चौथा पॉइंट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जहां पे हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर ओवरऑल बात की जाए तो भारत ने 2000 के मुकाबले काफी प्रोग्रेस की है, बट अभी भी भारत में चाइल्ड नरिशमेंट एक प्रॉब्लम रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए पड़ोसी देशों की, तो मैं आपको बता दूं जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी भारत से ऊपर रैंक किए गए हैं।
जैसे नेपाल का रैंक रहा है 76, बांग्लादेश का 76 और पाकिस्तान का 92। अब यहां पे जो स्कोर है वो 0 to 100 के बीच में रहता है, और 0 का मतलब है कि आपके देश में किसी तरह की कोई हंगर नहीं है, और यहां पे 100 रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट केस को। मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसकी मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं यहां पे। देखिए, गांधी जी एक बार 1946 में नखौली में थे। नखौली अभी बांग्लादेश में है, और वहां पे अपनी स्पीच के दौरान गांधी जी ने यह कहा था कि फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया था कि फूड एक तरह का बेसिक ह्यूमन राइट है, और सभी ह्यूमन बींग को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। अब जब ऐसी अपॉर्चुनिटी इन्हें दी जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हम ह्यूमन डिग्निटी को इरोड ना करें, मतलब उन्हें हम कुछ ऐसा काम करने के लिए मजबूर ना करें जिससे उनकी डिग्निटी को हर्ट हो। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब मैं आज की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो हमारी भारतीय सरकार रही है वो इस बात को भूल चुकी है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि हम इन लोगों को कहते हैं बेनिफिशियरी। अरे भैया, जो बंदा 8 घंटे मनरेगा के अंडर काम करता है और उससे पैसा कमा के अपने घर को चला रहा है, तो वो किस तरह का बेनिफिशियरी हुआ? इस स्पीच को आज लगभग 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारत विश्व में नंबर 1 पे आता है जब हम बात करते हैं अंडर नरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन की। तो कहीं ना कहीं हमने जो गांधी जी की कही बात है उसका अनुसरण नहीं किया है। आइए एक बार देखते हैं कि किस तरह की टाइमलाइन रही है फूड सिक्योरिटी की इंडिया में। अगर बात की जाए 1943 की, तो भारत में आता है बंगाल फमाइन, जहां पर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। इसके बाद 1947 से लेकर 1960 तक हमने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और कहीं ना कहीं हमने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया था। अब 1960 में भारत के अंदर आते हैं 2 मेजर फमाइन, और जिसकी वजह से भारत में खाने के भी वांदे हो जाते हैं। उस टाइम पे कहा यह जाता था कि भारत एक शिप टू माउथ कंट्री है, मतलब एक जहाज भरा हुआ आता है फूड ग्रेन से और तुरंत ही उसे बांट दिया जाता है वहां के गरीब लोगों में, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। अब यहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी एक इंपॉर्टेंट कदम उठाते हैं। कहा यह जाता है कि शास्त्री जी ने सबसे कहा था कि आप हफ्ते में 1 दिन जरूर से उपवास रखें। अब अपनी कथनी और करनी में फर्क ना रहे, इस वजह से वो खुद भी हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखते थे। इसके बाद आता है 1960 से 70 का दशक, जहां पर इंडिया में चलती है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे इंडिया की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है, बट इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे। जैसे यहां पे सिर्फ 2 ही क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, एक थी आपकी वीट और दूसरी थी आपकी राइस। इसके अलावा ये जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये सिर्फ उन्हीं एरिया में फोकस किया गया जहां पे रिसोर्स की अबंडेंस थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। इसके अलावा इस ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ उन्हीं किसानों को फायदा हुआ जिनके पास पहले से ही पैसा था। और अंत में इस चीज को यहां भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे। इसके बाद 1980 के दशक में आता है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड, जिससे भारत में मिल्क की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब बात की जाए करंट सिनेरियो की, जो देश दाने दाने के लिए मोहताज था एक टाइम पे, आज फूड सरप्लस है। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में हम बहुत से देशों में अपने फूड ग्रेन को बेचते हैं। आइए अब समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जो आपके लिए काफी कारगर हो सकती है। इसमें कहा यह गया था कि सभी लोगों को हर समय फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस होना चाहिए सफिशिएंट, सेफ एंड नरिश्ड फूड का, और ये फूड उनकी जरूरत और उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए ताकि वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सके। अब ये फूड सिक्योरिटी 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है फूड अवेलेबिलिटी, दूसरा है फूड एक्सेस और तीसरा है आपका फूड यूटिलाइजेशन। कहने का मतलब है कि आपके पास थ्रू आउट ईयर फूड की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। अब जो आपके पास फूड है, जनता को उसका एक्सेस होना चाहिए ताकि जनता उस खाने को यूटिलाइज कर सके और अपनी कैलोरी नीड्स को पूरा कर सके।
तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं आपके फूड सिक्योरिटी के। अब जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत ही इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं किन बातों पे डिपेंड करती है आपकी फूड सिक्योरिटी। सबसे पहला है आपके हाउस होल्ड के रिसोर्सेज कितने हैं। अब मान लीजिए एक ऐसा परिवार है जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पे आप इंश्योर कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी। उसके अलावा एक हाउस होल्ड की कितनी डिस्पोजेबल इनकम है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह के आप न्यूट्रिशन नीड को पूरा कर पाएंगे। उसके अलावा किस तरह का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है उस फैमिली का, इस बात पे भी डिपेंड करती है आपकी फूड सिक्योरिटी। साथ के साथ देश में किस तरह का फूड प्राइस चल रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करती है आपकी फूड सिक्योरिटी। उसके अलावा इन्वायरमेंट चेंज पे भी डिपेंड करती है आपकी फूड सिक्योरिटी। अब कई बार आपने देखा होगा कि ड्रॉट आ जाता है या फ्लड आ जाते हैं, इसकी वजह से क्रॉप्स के ऊपर काफी नुकसान पहुंचता है और यही एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी डिक्लाइन हो जाती है। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है वाटर अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि फसलों को पानी चाहिए और अगर पानी नहीं होगा तो फसलों की प्रोडक्टिविटी अपने आप में गिर जाएगी। और लास्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब जितना आपका एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश करेगा उतनी ही ज्यादा एक देश में फूड सिक्योरिटी होगी। आइए अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। अगर आपके देश में फूड सिक्योरिटी को आप इंश्योर करते हैं तो एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक मेजर बूस्ट मिल सकता है। अब क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं फूड के प्राइसेस को। अब अगर आपका प्राइमरी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और साथ के साथ जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी भारत में। अब भारत में अगर जॉब क्रिएशन होगी तो इससे आपकी पॉवर्टी रिड्यूस होगी और साथ के साथ भारत में ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी और इसके अलावा आपको हेल्थ सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आइए अब बात करते हैं चैलेंजेस की। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो है क्लाइमेट चेंज। अब जिस तरह से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली ड्रॉट आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, आने वाले समय में क्या हम फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर भी पाएंगे, ये डिपेंड करेगा भारत किस तरह से मिटिगेट करता है इस क्लाइमेट चेंज को। उसके अलावा जो रिमोट एरियाज हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सेस नहीं मिल पाता फूड का, तो इस वजह से ये भी एक बड़ा चैलेंज है आपकी फूड सिक्योरिटी को। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है ओवर पॉपुलेशन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, तो इस वजह से यहां पर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है पावर्टी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बिलो पावर्टी पीपल मिलते हैं और इसकी वजह से यहां पे हम न्यूट्रिशन नीड को पूरा नहीं कर पाते सभी पॉपुलेशन की। पांचवा मेजर कारण है जेंडर इनइक्वालिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, तो इस वजह से औरतों में ज्यादा देखने को मिलती है माल नरिशमेंट और अंडर नरिशमेंट। अगला मेजर कारण है इनएडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास फूड की कोई कमी नहीं। अब वो डाइट करके भूखा रहना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं और वो अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। वेयरएज जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जिसकी वजह से भारत में हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है फूड की। अगला मेजर कारण है अनमॉनिटर्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब भारत में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है उसमें हम हंगर के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन वहां पर न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि भारत में अंडर नरिशमेंट और माल नरिशमेंट बहुत ज्यादा है। और लास्ट है आपका करप्शन। अब आप जानते ही हैं कि जो पीडीएस स्कीम है इसमें कितना घपला होता है और इस वजह से पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को वक्त पे खाना नहीं मिल पाता। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ने भी कुछ चैलेंजेस को दर्शाया है, जैसे भारत में जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बहुत कम है, भारत में इरिगेशन फैसिलिटी इतनी नहीं है, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी काफी कम है क्योंकि ज्यादातर हिस्सा मॉनसून डिपेंडेंट है। इसके अलावा भारत में जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है, इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो बहुत कम है भारत में। लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि भारत में फूड तो बहुत है। अब जैसा कि आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि भारत में कई मैट्रिक टन गेहूं ऐसे ही सड़ गया। इसके पीछे कारण यह है
कि जिस तरह की प्रोडक्टिविटी है भारत में, उस तरह से हमारा जो सप्लाई सिस्टम है वो मैनेज नहीं है। इसके अलावा आज के डाउन टू अर्थ आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि भारत में जो पंजाब वाला एरिया है, जिसे हम फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां पे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट महज 0.5% है। ऑल्दो ये 3 से 6% होना चाहिए किसी भी प्रोडक्टिव सॉइल में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में भारत में लगभग 1/4 कल्टीवेटेड एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की। गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव लिए, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, पोषण अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल, पल्सेस, पाम ऑयल एंड मेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नैम, मिड डे मील स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये सभी ऐसी स्कीम है जिससे कोशिश ये की जा रही है कि भारत में ना केवल हम हंगर को मिटाएं, बल्कि माल न्यूट्रिशन को भी हम कम कर सकें। अब डाउन टू अर्थ के आर्टिकल में 3-4 देशों का उदाहरण दिया गया था। पहला उदाहरण दिया गया था श्रीलंका का। श्रीलंका में पहले फूड सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती थी, मतलब फूड प्रोडक्शन बहुत कम था, जिसकी वजह से वहां पर फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलती थी। तो श्रीलंका ने केमिकल यूज करने लगे, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे हमने किए। इससे इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब रिसेंट टाइम में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने प्रमोट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्टिविटी है वो केमिकल फर्टिलाइजर से काफी कम है, जिसकी वजह से यहां पे आपको फूड शॉर्टेज देखने को मिलती है। अब इसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन फिर से देखने को मिलता है फूड प्राइसेस में। हाल ये हो गया था कि श्रीलंका में लगभग 115 रुपए किलो राइस बिक रहा था, 100 रुपए किलो व्हीट बिक रहा था, और एलपीजी सिलेंडर तो 2500 से भी ज्यादा महंगा मिल रहा था। अब भारत के लिए यहां समझने वाली बात यह है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतना भी प्रमोट नहीं करना चाहिए कि भारत की जनसंख्या की हम फूड नीड को पूरा ना कर पाए। उसके अलावा यहां उदाहरण पाकिस्तान का भी दिया गया है, जहां पे उनके एक सेंट्रल मिनिस्टर ने एक बहुत ही बेहतरीन सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि देशवासियों को व्हीट और शुगर का कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश में इन्फ्लेशन हो ही ना। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं माल नरिशमेंट और हंगर और ज्यादा बढ़ सकती है कंट्री में। इसके बाद उदाहरण दिया गया वेनेजुला और जिम्बाब्वे का। अब इन दो कंट्रीज में क्या हुआ, पहले जानते हैं वेनेजुला में क्या हुआ। देखिए, वेनेजुला में इर्रेशनल गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से वहां पर क्राइसिस आ गए। हुआ क्या, वैसे तो वेनेजुला ऑयल रिच कंट्री है, बट इनकी झड़प चल रही है यूएसए से भी, जिसकी वजह से इनकी इंटरनेशनल ट्रेड वैसे ही डिक्लाइन पे थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे रिलीफ प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे थे। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडी पे फूड देना, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ देना। जैसे भारत में बात की गई थी कि अगर कोई बेरोजगार है उसे हर साल कुछ पैसे दिए जाएंगे। अब ऐसी पॉलिसी जब एक देश अपनाता है तो वहां के युवाओं में यह टेंडेंसी रहती है कि वो खाली रहना पसंद करते हैं। इसकी वजह से जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर थे, जो वेनेजुला में अपनी कंपनीज चला रहे थे, उन्हें लेबर नहीं मिल पाई, और जो लेबर मिलती भी थी वो बहुत महंगी मिलती थी। तो इस वजह से वो भी वेनेजुला छोड़ के चले गए, और इसकी वजह से वेनेजुला के फॉरेक्स रिजर्व और ज्यादा डिक्रीज होने लगे, और यहां से स्टार्ट होती है वहां पे इन्फ्लेशन। अब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, और ज्यादा पैसा प्रिंट करने लग जाती है। अब मनी सप्लाई ज्यादा हो चुका है और गुड्स बहुत कम है आपकी इकोनॉमी में। अब यहां पे आपको देखने को मिलता है हाइपर इन्फ्लेशन, और ऐसा ही केस आपको जिम्बाब्वे में भी देखने को मिला था। अब यहां पे एक कहावत है जो बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है, इट इज बेटर टू टीच अ पर्सन हाउ टू कैच अ फिश रादर देन गिविंग फ्री फिश। मतलब एक इंसान को आप काम करना सिखाइए, अगर आप उसे योग्य बनाएंगे तो वो अपनी जरूरतें अपने आप पूरी कर लेगा। इसके अलावा यहां पे उदाहरण दिया गया था उरुग्वे का, जहां पे एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी लाने की कोशिश की वहां की गवर्नमेंट ने। शायद आप जानते हो कि उरुग्वे की गवर्नमेंट ने डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया अलॉन्ग विद देयर ट्रेडिशनल क्रॉप्स। अब इससे क्या हुआ कि वहां पे अगर ड्रॉट आता भी है तो किसानों के पास एक बैकअप प्लान है कि वो अपने डेयरी प्रोडक्ट को बेच के वो मुश्किल भरा समय निकाल सकते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे एक चीज बताता हूं कि उरुग्वे की पॉपुलेशन है लगभग 3 मिलियन, और वहां पे लगभग 12 मिलियन काऊ मिलती है। अब क्योंकि उन्होंने फोकस किया था अपने डेयरी सेक्टर पे,
तो वहां पर मिल्क, कर्ड, बटर, घी इन सब चीजों की भरमार हो गई और इस वजह से उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया डेयरी प्रोडक्ट का। अब जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं यहां पर मवेशियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर देश मॉनसून डिपेंडेंट है और अगर आप एग्रीकल्चर को जोड़ दें एनिमल हस्बेंड्री से तो कहीं ना कहीं आप फार्मर्स के इनकम को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। अब यहां पे कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में एक ऐसी पॉलिसी लाने की जरूरत है जहां पर इनइक्वालिटी को हम रिड्यूस कर सकें, चाहे आदमी हो या औरत, सभी को समान अधिकार हो फूड का। साथ ही साथ हमें अपनी फूड डाइवर्सिटी के ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि हम नरिशमेंट को इंप्रूव कर सके भारत में। उसके अलावा हमें इन्वायरमेंटल जस्टिस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को कम से कम इंपैक्ट करें और इसी से हम सिक्योर कर सकेंगे भारत में सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी को। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को साइन कर रखा है और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट को भी साइन कर रखा है। तो इस वजह से भारतीय सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि भारत में एडुकेट फूड सप्लाई को वो मेंटेन करें और ये इंश्योर करें कि भारत में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।